हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों, जैसा कि हम लोग 12th क्लास केमिस्ट्री ऑर्गेनिक का पूरा कॉन्सेप्ट एक वीडियो अपलोड हो गया होगा, आप लोग देख भी लिए होंगे ऐसा उम्मीद करते हैं, जिसमें आप लोग का पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का निचोड़ कॉन्सेप्ट है और उसको नामकरण करने में अब आपको दिक्कत नहीं हो रही होगी। ठीक है, अगर आपने उस वीडियो को देखा होगा तो आपको ये वाला चैप्टर बहुत ही ईजी लगने वाला है, और अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर पहले वाला वीडियो आप देख लीजिए, और उसके बाद आप अगर देखते हैं तो आपको पूरी की पूरी प्रक्रिया समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो इसमें आपको क्या समझाया गया है कि जितने भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होते हैं उनमें से किस बात का ध्यान रखना होता है उनका नामकरण करते समय, और किस तरह से हम लोग चेंज कर सकते हैं एक यौगिक को दूसरे यौगिक में, और कारण संबंधी प्रश्न कैसे उत्तर दिया जाता है। ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग लेक्चर। अगला पहला लेक्चर है आपका लेसन 12 का। लेसन 12 का आपका जो है आपका पहला लेक्चर है, जिसमें हम लोग एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक अम्ल में सिर्फ एल्डिहाइड का जिक्र करेंगे। एल्डिहाइड क्या होता है, उसकी संरचना, उसकी पहचान, फिर एल्डिहाइड का करेंगे हम लोग नामकरण, फिर एल्डिहाइड का देखेंगे बीजचम कैसे बनाया जाता है, फिर उसकी भौतिक गुण। जब भौतिक गुण के बारे में बात करेंगे तो जाहिर सी बात है कारण संबंधी प्रश्न तो उठेंगे ही कि क्यों ऐसा होता है, क्यों ऐसा नहीं होता है, तुलना करेंगे। फिर रासायनिक अभिक्रिया जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। रासायनिक अभिक्रिया पूरे और जो भी टॉपिक होता है हमारा यौगिक उसका आधार होता है, ये किस किस अभिक्रिया करके क्या करता है। तो जैसे कि 3 मुख्य अभिक्रिया हैं, एल्डोल संघनन, कैनिजारो क्रॉस कैनिजारो अभिक्रिया। तो ये सब अभिक्रिया एग्जाम की दृष्टि से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, इसलिए इस वीडियो के एंड तक आप बने रहिए हमारे साथ। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलिएगा, और नए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। पहला जो टॉपिक हमारा है वो एल्डिहाइड की संरचना है। तो आप लोग अगर उस वीडियो को देखे होंगे तो आपको पता चल गया होगा कि एल्डिहाइड वाले में हमें क्या देखना होता है, कौन से यौगिक जो ग्रुप होता है समूह एल्डिहाइड का होता है, उसमें क्या ऐड करना होता है। ठीक है, देखिए एल्डिहाइड जो होता है ना, एल्डिहाइड के बारे में आपको बता दें, एल्डिहाइड का जो मूलक होता है, एल्डिहाइड में जो मूलक होता है वो आपका C' डबल बॉन्ड O'। इसकी संरचना देखिए ये होती है आपकी, लास्ट में जो होती है ये जो ये होती है मूलक क्या होती है, CHO। कौन सी मूलक होती है आपकी, CHO उपस्थित होता है किसमें, एल्डिहाइड में। एल्डिहाइड में मूलक CHO उपस्थित रहता है। ठीक है, ये आपकी पहचान है। ठीक, इसका जो सूत्र होता है, अणु सूत्र या इसकी संरचना सूत्र बोलिए, इसका मूलक का सूत्र बोलिए। इस एल्डिहाइड का जो सूत्र होता है आपका कार्बनिक सूत्र, ठीक है, एल्डिहाइड का, चलिए इसका लिख देते हैं, इसका मतलब एल्डिहाइड ही हुआ। इसका जो सूत्र होता है संरचना सूत्र, वो आपको बोले तो CnH2nO। ठीक है, CnH2nO भी बोल सकते हैं आप, CnH2nO। अधिकांश ऑब्जेक्टिव बुक में आपको ऐसा देखने को मिल सकता है, लेकिन एक और आपकी जो कॉमन भाषा में समझने के लिए आधार उसका है ना, उसके लिए आप ये याद कर सकते हैं CnH2n+1 और ग्रुप जोड़ दीजिए CHO। इस आधार पर भी आप कर सकते हैं। ठीक है ना, CnH2n+1 CHO। इसी को आपको एनालिसिस करके पूरा अच्छे से इस भाषा में पलट दिया गया है, ऐसा कर दिया गया है। ठीक, ये आपका हो गया, इसका अणु सूत्र इतना होता है। ठीक है, ये हो गया आपका। अगर इसकी संरचना आप बनाना चाहें, इसकी संरचना जो बनेगा कुछ इधर इधर इस प्रकार से बनेगा। इसका जो संरचना होता है, इसका संरचना देखिए कैसे बनेगा। डैश का मतलब यहाँ से आर समूह जुड़ा होगा। ठीक है, तो इसको हम आर ही तो बोलते हैं, R'CHO आने की यही तो बात है, R'CHO। आर का मतलब एल्काइल समूह, जो इसकी संरचना होती है डैश। ठीक है, यानी आर मान लीजिए ऐसा, सी रहता है, और जो आपका HO है ना, HCHO, उसका O इधर आता है और H इधर आता है, नहीं कुछ इस तरह से होता है इसकी संरचना। ठीक है, इसकी संरचना ऐसी होती है। इसी संरचना से हमें बात ये पता चल रहा है, जैसे कार्बन का प्रसंकरण होता है वो आपका sp2 प्रसंकरण होता है। इसके इधर वाले कार्बन का प्रसंकरण sp3 रहेंगे, लेकिन इसके लास्ट वाला जो कार्बन है इसका प्रसंकरण sp2 रहता है। तो इसीलिए एल्डिहाइड का जो प्रसंकरण होता है, जो इसका प्रसंकरण होता है, तो वो मिला जुला के दोनों होता है। कैसा होता है प्रसंकरण आपका, sp3 भी होता है एल्काइल समूह में, इसका प्रसंकरण एल्काइल में, कुछ में एल्काइल समूह जो होते हैं जैसे कि CH3 C2H5 C3H7 जो भी एल्काइल समूह होंगे, तो एल्काइल समूह का जो प्रसंकरण होगा ना, एल्काइल समूह का वो आपका sp3 होता है। जबकि जो मूलक होते हैं है ना, जबकि मूलक का प्रसंकरण जो होता है, मूलक में कार्बन का प्रसंकरण जो होता है वो आपका sp2 चला जाएगा। ठीक है ना, प्रश्न आ सकता है तो आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है,
क्या ध्यान देना है कि जो आपका एल्डिहाइड होता है CHO कुछ इस तरह से जुड़ा होता है, यानी कार्बन से और डबल बॉन्ड से जुड़ा होता है। और आपको पता होगा कि जो कार्बन डबल बॉन्ड से जो बॉन्ड बनाता है वो उसका प्रसंकरण sp2 हो जाता है। और जो कार्बन एल्काइल समूह होगा इसकी जगह आप क्या रख सकते हो, इसके उदाहरण देखिए, अन्य उदाहरण देखिएगा। अन्य उदाहरण क्या क्या हो सकते हैं इसका, जैसे कि RCHO है ना, तो R के बारे में आपको बताया है पिछली वीडियो में ही, इसके पहले, कि R की जगह आप किस तरह से नाम रख सकते हैं। देखिए R का मतलब हो जाएगा, इस फॉर्मूले पे भी रखिएगा, CnH2n+1, कार्बन अगर एक है तो ये दुगुना से एक ज़्यादा, यानी कि CH3 हो सकता है, CHO लगा दीजिए, हो सकता है C2H5 CHO लगा दीजिए, यानी ऐसा। तो जो आपका इस वाले कार्बन का प्रसंकरण होगा मूलक वाला, उसका sp3 हो जाएगा, और जो R वाला कार्बन का प्रसंकरण होगा वो इस वाले का sp3 है ना, इस वाले का हो जाएगा प्रसंकरण sp3, और इधर वाले का आपका हो जाएगा sp2। ठीक है, दोनों का प्रसंकरण का हो जाएगा sp2। तो इस बातों का आपको ध्यान देना है ना। ये हो गया आपका संरचना, समझ में आया ना। एल्डिहाइड के बारे में आपकी मेन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का ये हो सकता है, क्या सूत्र हो सकते हैं, पहचान भी हो सकता है कि कौन सा मूलक उपस्थित रहता है। फिर आपका ऐसे भी पूछ सकता है, या कार्बन जो होता है ऑक्सीजन के बीच कौन सा बॉन्ड उपस्थित होता है, कितने सिग्मा बॉन्ड होते हैं। देखिए इसमें 3 सिग्मा बॉन्ड है, 1 पाई बॉन्ड है। ठीक है, तो ये इसका हो गया संरचना। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है नामकरण ना, नामकरण पे आते हैं। आपका नेक्स्ट टॉपिक नामकरण, देखते हैं कि इसका नामकरण किस तरह से किया जाता है। ठीक ना, हालांकि इसका सारे टॉपिक कीटोन, ईथर, कार्बोक्सिलिक अम्ल सबका नामकरण करना आप लोगों को अच्छे से आता होगा, क्योंकि हमने इसका एक वीडियो उपलब्ध करा दिया है यूट्यूब पे, तो आप वहां से देख सकते हैं, जिसमें आपको पूरी अच्छे से समझ में आ जाएगा कैसे नामकरण किसका किया जाता है। ठीक, तो चलिए हम लोग करते हैं इसका नामकरण। नामकरण जैसे कि आपको पता होगा कि 2 प्रणाली होती है नामकरण की, होती है ना, एक साधारण पद्धति और एक होता है आपका यूपिक पद्धति। ठीक है, तो इसकी जो नामकरण होती है ना, यहाँ देखिए नामकरण, इसके जो नामकरण की पद्धतियां हैं आपकी 2 पद्धतियां, एक साधारण और एक होती है यूपिक। साधारण में तो आपका एल्डिहाइड जोड़ के कर दिया जाता है, पैतृक नाम लीजिए 3 है तो प्रोप्रोपिलडिहाइड, ब्यूटिलिडिहाइड कर सकते हैं, लेकिन मेन आपको इम्पोर्टेंट है यूपिक नामकरण। तो हम यूपिक पे चर्चा करेंगे, यूपिक नामकरण कैसे होता है। ठीक है, यूपिक नामकरण, यूपिक नामकरण में क्या करते हैं, जो उसका पैतृक है ना, पैतृक हाइड्रोकार्बन जो भी होगा, जो कि 4 से ब्यूटेन बनता है, 5 से पेंटेन बनता है, उसका पैतृक हाइड्रोकार्बन हो गया ना। तो हाइड्रोकार्बन, जो पैतृक हाइड्रोकार्बन होता है उसको एल्केन के रूप में बोलते हैं। ठीक है ना, एल्केन होता है ना, जैसे कि इथेन, मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। अगर आपका एक कार्बन मिल रहा है ना पूरे यौगिक में, तो उसको पैतृक नाम कार्बन एक आने की एल्केन के रूप में पढ़ेंगे तो मीथेन हो जाएगा, कार्बन 2 से इथेन हो जाएगा, कार्बन 3 से प्रोपेन हो जाएगा। तो पैतृक हाइड्रोकार्बन एल्केन से ई हटाकर, जो भी एल्केन का मीनिंग होगा ना उसमें से ई हटाकर अल है ना, अल जोड़कर एल्डिहाइड का नामकरण किया जाता है ना। अल जोड़कर आपका किसका नामकरण करेंगे, एल्डिहाइड का नामकरण किया जाता है, एल्डिहाइड का नामकरण किया जाता है। ठीक है, नामकरण किया जाता है, हमने कर दिया एल्डिहाइड का नामकरण। तो आपको जैसे कि मान लीजिए आपके सामने कोई सूत्र है और आपको नामकरण नहीं करने आता है तो कैसे करेंगे। जैसे मान लीजिए ये भी एल्डिहाइड है, पता ही होगा, CH3CHO, ये तो रहेगा तो एल्डिहाइड का पहचान है। R का मान इधर चेंज होता रहेगा, C2H5 CHO। R अगर आपको पता नहीं है तो देखिए बताते हैं, ये आपका एल्डिहाइड हो गया। R का मतलब होता है CH3 C2H5 C3H7 C4H9। ठीक, मतलब कि R का जो सूत्र होता है वो पता होगा, CnH2n+1। मतलब कार्बन अगर एक है तो ये दुगुना से एक ज़्यादा होगा, कार्बन 2 है इसके दुगुना 4 से भी ज़्यादा है ना। कार्बन अगर 3 है, आप मिला लीजिएगा, कार्बन 3 तो H कितना रहेगा, 3 दूनी 6, 6 एक ज़्यादा यानी कि 7। इस फॉर्मूले पर चलेगा। ठीक है ना, क्योंकि एल्डिहाइड का सूत्र ये भी होता है कि ये R का सूत्र है और CH लगा दीजिए, एल्डिहाइड हो जाएगा। ठीक, और उसी प्रकार से आपका नाम बता देते हैं, कार्बन एक वाले को हम मिथ से बोलते हैं, यानी कि मीथेन, मिथाइल हो जाएगा, इथाइल हो जाएगा, ऐसा कुछ। तो पैतृक नाम ऐसे बनाए जाते हैं, कार्बन 1 से मीथेन, कार्बन 2 से इथेन। तो ये जो R का मान आप चेंज करते रहिए, C3 ऐसे CHO C4H9, इसको हम बड़ा भी करके लिख सकते हैं, देखिए ऐसे CH3 है ना, CH2 CHO, इतना बड़ा जो भी आपका ऐसा ही लिखा रहेगा। C3H7 को ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए CH3 CH2 हो गया ना, C3 और H 3 2 5 2 7 C3, ऐसा भी होता है। तो इसका नामकरण कैसे करेंगे, ध्यान से देखिएगा। आपका जो ऊपर वाला लिखा है बड़े गौर से पढ़िए, लिखा हुआ है कि पैतृक हाइड्रोकार्बन एल्केन से ई हटाकर
अल जोड़कर एल्डिहाइड का नामकरण किया जाता है। किसका? एल्डिहाइड का नामकरण किया जाता है। जैसे देखिए टोटल कार्बन गिनने से पैतृक नाम मिलेगा। तो एक कार्बन यहाँ पे कितने हैं? 1 नंबर कार्बन, यहाँ 2 कार्बन, ठीक है। कितने कार्बन यहाँ पे? 2 कार्बन है। 2 कार्बन से पैतृक इसका क्या बनेगा बताइए? इथेन बनेगा। 2 कार्बन से पैतृक क्या बनेगा इसका? इथेन बनेगा। क्या बनेगा? इथेन। तो आपने हाइड्रोकार्बन बना दिया ना, हाइड्रोकार्बन एल्केन के रूप में है इथेन। तो उसमें से आपको क्या हटाना है? ई हटाना है। जो आपका मीनिंग में लास्ट में ई दिख रहा है, आपको इसको ई हटा देना है और जोड़ क्या देना है? एल्डिहाइड के लिए ऑल लगा देना है। ऑल, इसके लिए इसके नाम पे क्या जोड़ देना है? ऑल। ऑल का मतलब AL। और आप अगर आप इसको ई की जगह ऑल रख के देखिएगा तो क्या बन जाएगा? देखिए ई था, इथर हो गया ना, नल रहेगा और नौ में ई हटा के ऑल जोड़ दीजिए तो क्या बन गया आपका? इथेनॉल। पहले ये आपका इथेन था, क्या था आपका? इथेन था, लेकिन उसमें अल लगा दिया। अल किसके लिए? एल्डिहाइड में अल लगाया जाता है, ठीक है। पिछले वाले वीडियो में भी बताए थे। जब इसमें अल लगा देंगे, इथेन में क्या लगा दिए? अल, तो क्या बन गया बताइए? इथेनॉल। क्या बन गया आपका? इथेनॉल बन गया। तो ऐसे इसका नामकरण किया था। मिला जुला के बात यही है कि जो CHO है उसकी जगह पे आपको अल लगाना है, ठीक ना। जैसे अल्कोहल में ऑल लगाना था उसी प्रकार से एल्डिहाइड में क्या लगाना है? आपका CHO की जगह पे अल लगा देना है नामकरण करने में। तो यहाँ बताइए कार्बन कितने हैं? यहाँ पे 2 हैं और यहाँ कार्बन कितने हैं? 1 और है। तो कुल मिला के कार्बन यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 है। 2 और 1 कितने होते हैं? 3 होते हैं ना। तो 3 के पैतृक क्या बनता है? प्रोपेन। 3 से पैतृक क्या बनता है आपको? प्रोपेन बनता है। और एल्डिहाइड के लिए क्या लगा देंगे आपको? अल। तो यहाँ से क्या बन जाएगा बताइए? प्रोपेनॉल बन जाएगा, ठीक। उसी प्रकार से कार्बन गिनिए 1 2 3 4। याद रखिएगा ग्रुप वाले को ही पहला कार्बन मानना चाहिए और इसके बगल वाले को दूसरा कार्बन। कभी कभी क्या होता है कि आपका जैसे कि ये लास्ट में ही आएगा, बीच में तो आ नहीं सकता है, तो आपके इसके बगल वाले को ही 1 मानना है, ठीक है। ये इसको अल्फा, अगर कुछ दूसरा चीज़ जुड़ा रहेगा ना, कुछ मान लीजिए मीथेन मीथेन कुछ भी, तो इसको अल्फा मान सकती है, ठीक है। जैसे मान लीजिए इसके बगल वाले कार्बन से एक क्लोरो जुड़ा हुआ है तो बोलेंगे अल्फा क्लोरो, बाकी नामकरण कर देंगे, ठीक है ना, ऐसे। तो 1 2 3 4, 4 को क्या बोलते हैं? ब्यूट ना, ब्यूटेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका? एल्केन क्या बन जाएगा बताइए? ब्यूटेन हो जाएगा। ब्यूटेन प्लस अल से क्या बन जाएगा आपका? ब्यूटेनॉल हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? ब्यूटेनॉल। और यहाँ पे देखिए 1 कार्बन 2 कार्बन, ये आपका 1, ये 2 3, ये 4 और ये 5, 5 कार्बन है। 5 कार्बन में से दूसरे वाले पे क्या जुड़ा है? क्लोरो। तो आप बोल सकते हो 2 क्लोरो, क्या बोल सकते हो? 2 क्लोरो। 2 वाले पे क्या जुड़ा है? क्लोरो। 5 कार्बन से बनेगा पेंटेनॉल। क्या बन जाएगा आपका? पेंटेनॉल। पेंटेन में ऑल, पेंटेनॉल। या आप चाहो तो एक और नाम लिख सकते हो, इसको बगल वाले को बोलते हैं, ये आपको इसके बगल वाले को अल्फा कार्बन बोलेंगे। आप बोल सकते हो अल्फा क्लोरो। क्या बोल सकते हो आप? अल्फा क्लोरो। और बाकी पेंटेनॉल लिख दीजिए, पेंटेनॉल। पेंटेनॉल, पेंटेनॉल क्या लिख देंगे आप? पेंटेनॉल, पेंटेनॉल। तो ये हो गया इसका नामकरण, ठीक है। आपको एनर्जी मेरे में नहीं दिख रही होगी, सही बात है, क्योंकि मुझे फीवर भी है और थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए आपको आहिस्ते आहिस्ते आराम से पढ़ा रहे हैं। वो एनर्जी पहले वाली नहीं दिख पा रही होगी, इसलिए हम माफ़ी चाहेंगे, ठीक है। लेकिन कोई नहीं, आपको पढ़ाई में कोई कमी नहीं होगा, आपको ऐसे ही पढ़ाएंगे जैसे कि आपको समझ में आ जाए। तो ये आपका हो गया नामकरण की प्रक्रिया। आपको समझ में आई ना? क्या करना है? एल्डिहाइड के लिए मूलक क्या होता है? CHO। और टोटल क्या करना है आपको? कार्बन की संख्या काउंट करनी है, उसका जो पैतृक आएगा ना उसमें अल लगा देना है ना, ठीक है। हो जाएगा आपका नामकरण में। जैसे कि देखिए प्रैक्टिस करवा देते हैं आपकी। चलिए भाई एक दो बार प्रैक्टिस हो जाए, आप ही से पूछ लेते हैं कि क्या नाम हो जाएगा, है ना। आप लोग कमेंट में भी बोल दीजिएगा, ठीक ना। होमवर्क ही दे देते हैं, आप लोग कमेंट नहीं किया करते, कमेंट भी किया कीजिए। कमेंट में जो भी होता है सवाल का आंसर दिया कीजिए, या कुछ प्रश्न होगा तो प्रश्न पूछा कीजिए, लेकिन कमेंट किया कीजिए। देखिए जैसे कि मान लीजिए आपका है CH3, CH, यहाँ से CH3 जुड़ गया और यहाँ पे CHO, इसका नामकरण कैसे करेंगे बताइए। तो आपको सबसे पहले बताया गया है ना, ये आपका एल्डिहाइड का सदस्य है, पहला नंबर कार्बन, दूसरा नंबर ये, तीसरा नंबर। 3 से बनता है प्रोपेन। प्रोपेन में अल प्रोपेनॉल इसका नाम होगा। लेकिन ये क्या, दूसरे वाले कार्बन से कुछ एक्स्ट्रा भी जुड़ा हुआ है तो उसको निकाल लीजिए। क्या बोलेगा? 2 वाले कार्बन पे है ना, तो लिख दीजिए 2 क्लोरो। क्या लिख दीजिए? 2 क्लोरो। टोटल 3 कार्बन से क्या बन जाएगा बताइए? प्रोपेनॉल। तो 2 क्लोरो प्रोपेनॉल, ठीक है। या इसकी जगह आप बगल वाले को अल्फा, इसको बीटा कहते हैं, तो अल्फा क्लोरो प्रोपेनॉल भी बोल सकते हैं। अगर आपसे हम बोल रहे हैं हेक्सनॉल, देखिए ऐसे अगर बोल रहे हैं आपसे 3 क्लोरो हेक्सनॉल,
तो मान लीजिए अब आपसे इसका सूत्र पूछा जा रहा है, बताइए 3 क्लोरोहेक्सेनल कैसे सूत्र लिखेंगे। तो आपको कुछ नहीं करना है, बहुत ही इजीली इसका नामकरण कर सकते हैं। कैसे, देखिए आपसे क्या हो रहा है, हेक्सनल। हेक्स का मतलब क्या होता है बताइए। हेक्स का मतलब उसका कार्बन 6 रहेगा, 6 को क्या बोलते हैं, हेक्स। और नल लगा है मतलब उसमें CHO भी रहेगा। तो सबसे पहले आपने 1 2 3 4 5 6 कार्बन लिख लिया, ठीक है। उसके बाद आपको पता है ना उसमें नल लगा है मतलब CHO ग्रुप रहेगा। तो यहाँ पर CHO ग्रुप यहाँ फिक्स कर दीजिए। कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6। 3 वाले पे क्या जुड़ा है, क्लोरो। देखिए 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, यहीं से क्या जोड़ दीजिए, C8 क्लोरो। इतना करने के बाद आप क्या करोगे, एक कार्बन के होते हैं 4 बंध, इसका एक कार्बन के साथ बंद होगा तो बाकी H के साथ 3 ठो होगा ना, CH3 हो जाएगा। एक यहाँ पीछे से एक आगे से, तो 2 H के साथ बॉन्ड बना लेगा, 4 बॉन्ड पूरा हो जाएगा। एक बॉन्ड 2 बॉन्ड, यहाँ भी 2 रहेगा, 1 2 बन चुका है, एक तीसरा बॉन्ड यानी यहाँ पे सिर्फ H रहेगा, तो मैं 4 बॉन्ड पूरा होगा। एक बॉन्ड कार्बन ने बना लिया, दूसरा बॉन्ड आगे से बनाएगा, 2 बॉन्ड हो गया, तो 2 H के साथ बनाएगा तो 4 बॉन्ड हो जाएगा। बाकी इसका आपको पता है ना वो डबल बॉन्ड जुड़ा हुआ है, तो ये आपका पूरा हो गया 3 क्लोरोहेक्सेनल का सूत्र है। पता ना कितने मजे से आपने बना रहे हैं, कुछ करना ही नहीं। अगर आपसे पेंटेनल कह रहा है, पेंटेनल है ना, 2 हाइड्रोक्सी पेंटेनल, 2 हाइड्रोक्सी पेंटेनल, तो आपको पेंटेनल के क्या करना है, 1 2 3 4 5 बना लीजिए। अल लगा है तो CHO जोड़ दीजिए, और आपका 2 वाले पे हाइड्रोक्सी यानी 1 कार्बन 2 कार्बन, यहीं पे क्या जोड़ दीजिए, OH यानी हाइड्रोक्सी हो जाएगा। क्या आपने जोड़ दिया, OH जोड़ दिया। बाकी सबको 4 बैलेंस दे दीजिए। देखिए इस वाले कार्बन में एक जोड़ लिया, यहाँ पे 3, एक इधर से CH2, एक इधर से CH2, 1 2 3 4 CH लगा दीजिए। ऐसे आप अपने खुद से भी सोच के नामकरण कर सकते हैं, ठीक है। बाकी आपको तरीका पता होना चाहिए कैसे कर सकते हैं, तो बस पैतृक पकड़िए, उसमें बेल्डिहाइड का समूह जोड़िए, हो जाएगा। चलिए अब आते हैं उसके विरचन कैसे होता है, ठीक है। विरचन पे आते हैं, उसका विरचन कैसे होता है। देखिए विरचन भी बहुत अच्छे 3 तरह की प्रक्रिया है। विरचन से बहुत सारे सवाल आते हैं, परिवर्तन करने वाला, तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे परिवर्तन करने वाला, ठीक है। परिवर्तन करें, कैसे परिवर्तन करेंगे, और आपसे ही पूछेंगे, ठीक है ना, कैसे परिवर्तन करेंगे। चलिए तो यहाँ पे हम बताते हैं आपको इसका विरचन। विरचन का मतलब उसका कैसे बनाया जाता है। देखिए इसको अल्कोहल से बनाया जाता है, जो अल्कोहल लीजिएगा वही एल्डिहाइड मिलेगा। अगर आप इथेनॉल ले रहे हैं तो इथेनॉल मिलेगा, प्रोपनॉल ले रहे हैं तो प्रोपनॉल मिलेगा, ब्यूटेनॉल ले रहे हैं तो ब्यूटेनॉल मिलेगा। जो भी अल्कोहल वैसा एल्डिहाइड प्राप्त होगा। तो इसका जो विरचन होता है अल्कोहल के, अल्कोहल समझ में आती है ना, अल्कोहल के ऑक्सीकरण, किसके ऑक्सीकरण, अल्कोहल के ऑक्सीकरण, अल्कोहल के ऑक्सीकरण द्वारा, ऑक्सीकरण के दौरान एल्डिहाइड प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है बताइएगा, एल्डिहाइड प्राप्त होता है, ठीक ना। एल्डिहाइड बनता है या प्राप्त होता है, किसके द्वारा, ऑक्सीकरण के द्वारा। अल्कोहल के हमें क्या करना है, ऑक्सीकरण करना है। कोई नहीं, कर लेते हैं ऑक्सीकरण। तो कोई अल्कोहल लीजिएगा, वो भी कौन सा, प्राथमिक अल्कोहल आना चाहिए। कैसा आना चाहिए, प्राथमिक या 1 डिग्री अल्कोहल। प्राथमिक को हम लोग 1 डिग्री कहते हैं। तो 1 डिग्री अल्कोहल के ऑक्सीकरण के दौरान क्या मिलता है आपको, एल्डिहाइड प्राप्त होता है। अब जो जैसा अल्कोहल लीजिएगा वैसा आपका एल्डिहाइड, ये आपका R-OH आपका अल्कोहल है। आपने इसके कर दिया ऑक्सीकरण, ठीक है। ऑक्सीकरण करते हैं तो उसमें से H2 बाहर रिलीज कर लेंगे ऐसा, तो आपका क्या बन, देखिए ये आपका प्राइमरी अल्कोहल है, तो आपका क्या बन जाएगा, R-CHO बन जाएगा, ठीक। ये आपका एल्डिहाइड प्राप्त हो जाएगा। एग्जाम्पल समझिए, देखिए यहाँ पे जैसे कि मान लीजिए आपने कार्बन 1 रखा है, यहाँ पर कितना रखा, कार्बन 1 वाला यानी कि CH3 रखा, CH2OH। तो ये आपका नाम क्या है, कार्बन 2 है ना, अल्कोहल है, इसका नाम है इथेनॉल। क्या नाम है इसका, इथेनॉल नाम, इथेनॉल नाम है। क्या नाम है इसका, इथेनॉल। इसको हम लोग शराब का सूत्र भी कहते हैं, C2H5। तो C2H5 ही है, लेकिन ऐसा लिखा गया, ऐसा इसलिए रखा गया ताकि कार्बन के इसमें 2 कार्बन होते हैं तो ऐसा दिखाई दे सके। हमने कर दिया इसका ऑक्सीकरण, मतलब एगो ऐड O कर देना है और H2O को बाहर निकाल देना है। तो आप कीजिए, आप क्या करना है, आपको एक तो O इसमें बाहर ऐड कर देना है, बदले में H2O को बाहर निकालना है। तो सबसे पहले आप H2O को बाहर निकाल दीजिए, H2O दिख रहा है, H2O बाहर निकाल दीजिए। तो क्या बच जाएगा बताइए, CH3 बच गया, ये वाला H बच गया, और आपने H2O बाहर निकाल दिया तो H और ये वाला H रह गया, HCH, और जो आपने ऑक्सीकरण किया है वो वाला आपका वो यहाँ जुड़ जाएगा, तो बन गया ना CH3CHO। देखिए आपने H2O को बाहर निकाल लिया, H2 बाहर निकाल लिया, क्या बच गया, CH3 है ना। इसने H छोड़ देखा, देखो C छोड़ा है, C
H रह गया H, और इसे ऑक्सीकरण से क्या मिला आपको O, तो यहाँ से क्या बन गया आपका इथेनॉल, है ना। कार्बन 2 से इथ और CH यानी कि इथेनॉल, इथेनॉल से क्या बन गया आपका इथेनॉल बन गया। एक विधि ये हो गया, ठीक है। एक और विधि होता है, देखिए क्या, ये फर्स्ट विधि बनाने की। दूसरा विधि देखिए क्या, आप अल्कोहल का डिहाइड्रोजनेशन करके देखिए, किसका, अल्कोहल का। तो अल्कोहल का डिहाइड्रोजनेशन द्वारा एल्डिहाइड प्राप्त होता है। कोई भी एल्डिहाइड आप प्राप्त कर सकते हैं, जैसे कि आपने इथेनॉल लिया, इथेनॉल प्राप्त हुआ ना, प्रोपनॉल लीजिए, प्रोपनॉल प्राप्त हो जाएगा, ब्यूटेनॉल लीजिए, ब्यूटेनॉल प्राप्त हो जाएगा। परिवर्तन करने बताएंगे। देखिए अल्कोहल का हाइड्रोजनेशन द्वारा एल्डिहाइड बनता है, क्या बनता है, एल्डिहाइड बनता है। देख लीजिए अल्कोहल कोई भी ले लीजिए, उसमें से मान लीजिए AR-CH2OH। डिहाइड्रोजनेशन का मतलब होता है H2 को बाहर निकालना। H2 को क्या करना है, आपको बाहर निकाल देना है। हाइड्रोजन को जोड़ना अवकरण होता है, लेकिन इसको बाहर निकाल देना डिहाइड्रोजनेशन होता है। तो जो आपने H2 को यहाँ पे H2 लगाना है, बस H2 को यहाँ पर बाहर निकाल दीजिए, क्या बच जाएगा, देखिए R बच जाएगा और CHO बच जाएगा। क्या बच जाएगा, CHO। ये आपका हो गया एल्डिहाइड, ये था एल्कोहल, अब बन गया एल्डिहाइड। उदाहरण देखिए, इसमें आपने CH3 रखा, CH2 रखा और OH रखा, बस कर कुछ नहीं किया आपने, H2 को बाहर निकाल दिया, यानी H2 को बाहर निकाल दीजिए, क्या बच जाएगा, CH3 बच गया, CHO। देख लीजिए पहले आपका कार्बन 2 से इथेनॉल था, और क्या बन गया यहाँ पे, कार्बन 2 इथेनॉल, क्या बन गया आपका इथेनॉल। तो एल्डिहाइड बनाने के दो तरीके हैं, या तो आप अल्कोहल का ऑक्सीकरण कर दीजिए, O को जोड़िए, H2O को बाहर निकाल दीजिए, या तो आप H2 को ही सिर्फ बाहर निकाल कर देखिए, एल्डिहाइड प्राप्त हो जाएगा। और जब हम लोग देखे थे अल्कोहल कैसे बनाया जाता है, तो एल्डिहाइड में बस H2 को जोड़ दीजिए, H2 जोड़ेंगे तो CH2 हो जाएगा यहाँ पे ना, तो बस H2 को जोड़ दीजिए, इसको बोलते हैं हम लोग अवकरण विधि, या इसको हाइड्रोजनेशन भी कहते हैं। तो ये होती है प्रक्रिया आपको अल्कोहल के एल्डिहाइड बनाने का। यहीं से प्रश्न बनता है बाबू कि परिवर्तन कैसे होता है। परिवर्तन कीजिए मतलब कि इथेनॉल को इथेनॉल में बदलिए, प्रोपनॉल को प्रोपनॉल में बदलिए, ब्यूटेनॉल को कैसे ब्यूटेनॉल बदलिएगा। क्या होता है जब इथेनॉल का ऑक्सीकरण किया जाता है, ऐसे प्रश्न आते हैं। क्या होता है जब आपका इथेनॉल का डिहाइड्रोजनेशन करते हैं, तो आपको इथेनॉल का सूत्र लिखना है, H2 को बाहर निकालना है, देख लीजिए क्या हो जाएगा आपका इथेनॉल बन जाएगा। तो क्या होता है जब आपको यहीं से बनते हैं, कहीं अलग से नहीं बनते हैं, ठीक। कहेगा इथेनॉल को इथेनॉल में बदलिए, तो आपके पास दो विधि है, आप चाहो तो H2 सिर्फ निकाल के बना सकते हो इथेनॉल में, या आप चाहो तो ऑक्सीकरण से द्वारा भी बना सकते हो, ठीक है। और आपके यहाँ एक और प्रश्न बन सकता है कि क्या होता है जब इथेनॉल का ऑक्सीकरण किया जाता है, तो इथेनॉल का ऑक्सीकरण कीजिएगा तो इथेनॉल बनेगा, या अल्कोहल का ऑक्सीकरण करने से क्या बनता है, एल्डिहाइड बनता है, या अल्कोहल का डिहाइड्रोजनेशन द्वारा क्या बनता है, तो एल्डिहाइड बनता है। यही आपका होता है, क्या होता है जब यह कारण बनता है और बाहरी नहीं होता है। समझ गए। चलिए आप लोग इतने स्मार्ट हो, प्रश्न कर लोगे, पिछले वाले लेक्चर में भी हमें यही बताया है कैसे होता है। भौतिक गुण आते हैं, भौतिक गुण से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं ना, तो भौतिक गुण की चर्चा कर लेते हैं। चलिए आप लोग भौतिक गुण पर चलिए और बताते हैं आपको कि कैसे प्रश्न को सॉल्व करना होता है। यहाँ से आपने सीख लिया कि किस तरह से आप क्या होता है जब इसको ऐसे करते हैं, या कारण बताइए प्रश्न हो जाता है ना, अभी और समझेंगे, ठीक ना। क्योंकि आपके जो बोर्ड एग्जाम में आते हैं ना कारण संबंधी प्रश्न, ये ऐसा क्यों होता है, कारण बताइए, तो वो सब कहीं ना कहीं आपके नॉलेज से ही आते हैं, उसका आपके गुण जो होता है ना, गुण से प्रश्न बनते हैं। तो चलिए इसके गुण की ओर चलते हैं। देखिए इसे भौतिक गुण जो होते हैं, सबसे पहला तो इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड तो होता नहीं है, लेकिन फिर भी जब जल में घुलते हैं ना तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेती है। तो जो इसका गुण होता है पहला देखिएगा, और सारे गुण से आपसे बहुत सारे प्रश्न भी बनेंगे। पहला गुण कह रहा है यह जल में खुद घुलनशील है नहीं, लेकिन जल में जब घुलाएंगे ना, यह जल में H+ आयन के साथ मिलकर H बंध बनाती है। इसलिए नहीं, छोड़ दिए, दूसरा देखिए, यह जल में मिश्रणीय है। मिश्रणीय का मतलब मिश्रण हो जाती है ना, मतलब घुल जाती है, अतः खुद तो पानी की तरह है नहीं जो घुल जाएगी, बहुत कोशिश करते हैं, मिलाते हैं। तो जब इसको मिलाएंगे ना, इसका जो ये वाला बॉन्ड होता है, देखिए इसमें इसका जो ये वाला जो होता है ना CH को घुलने के कारण क्या होता है, उसमें हाइड्रोजन आबंध होना चाहिए। हाइड्रोजन आबंध का मतलब H और O के बीच का फासले को बोलते हैं हाइड्रोजन आबंध। क्या उसमें H के साथ O जुड़ा है, नहीं, कार्बन जुड़ा है।
ये हाइड्रोजन बंध नहीं है। जिसमें ये होता है बंध वही जल में घुलनशील होता है। लेकिन जो इसका O है ना, जैसे ही पानी में ये डूबेगा ना, इसको घुलाएंगे ऐसे ऐसे, तो इसके O कट जाएगा, टूट जाएगा, और इस यहाँ से दो वर्ड निकलेंगे, या तो H+, यहाँ से H-, और ये H के साथ मिलके हाइड्रोजन अबंध बनाएगा, तो धीरे धीरे घुलने लगेगा, है ना, ऐसा होता है। तो प्रश्न क्या हो गया, यह जल में मिश्रणीय है। ठीक, तीसरा प्रश्न देखिएगा, यह हाइड्रोकार्बन की अपेक्षा, हाइड्रोकार्बन समझते हैं, एल्केन, एल्किन, एल्काइन, हाइड्रोकार्बन की अपेक्षा, अपेक्षा मतलब तुलना में, अपेक्षा ज़्यादा घुलनशील है। क्या है, ज़्यादा घुलनशील है, और अल्कोहल की अपेक्षा, किसकी अपेक्षा, अल्कोहल, अल्कोहल की अपेक्षा कम घुलनशील है, मतलब कम है, एक से ज़्यादा है और एक से कम है। ये आपने नॉलेज रखने के लिए नहीं है, आपके आगे चल के प्रश्न का उत्तर देने के लिए है, कैसे उत्तर देना होता है। चौथा लाइन कह रहा है, एल्काइल समूह, एल्काइल, ठीक है, एल्काइल समूह जिसको R कहते हैं, का साइज बड़ा होने से, साइज बढ़ने से, साइज बढ़ने से विलेयता क्या होती है, कम होती है। ठीक है ना, विलेयता मतलब जो भी घुल रहा था ना, उसकी विलेयता क्या होती है, कम होती है। कोई प्रश्न में आपका साइज आ जाएगा तो आपको कम ही होगी, विलेयता क्या होती है, कम होती है। ये मुख्य इसका आपका भौतिक गुण है, जिससे बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। कैसे देखिएगा, इससे बहुत प्रश्न बनेंगे। क्या कह रहा है आपका कि हाइड्रोकार्बन की अपेक्षा ज़्यादा घुलनशील है और एल्कोहल की अपेक्षा कम घुलनशील है। इसको पूछेगा क्यों भाई, कारण बताइए। एल्डिहाइड हाइड्रोकार्बन से ज़्यादा घुलनशील है लेकिन अल्कोहल से कम। इसका अर्थ ये समझिए, हाइड्रोकार्बन में कहीं ना कहीं आपका CH बॉन्ड देखने को मिल ही जाएगा। हाइड्रोकार्बन एल्केन, एल्किन, एल्काइन में कहते हैं, तो उसमें कार्बन और H ही तो है, वो तो है नहीं। ये आपका हाइड्रोकार्बन है, बीच में क्या है आपका एल्डिहाइड, और आपका यहाँ पे क्या है, अल्कोहल, जिसको बोलते हैं लास्ट में क्या होता है, OH होता है। तो इसके बारे में बात कर रहे हैं, एल्डिहाइड कहा जा रहा है कि ये जो है इसकी तुलना में ज़्यादा घुलनशील है, इन दोनों की तुलना में ये क्या है, ज़्यादा घुलनशील है, लेकिन इसकी तुलना में ये कम घुलनशील है। ऐसा क्यों, मतलब एल्डिहाइड से तो ज़्यादा घुलता है, एल्डिहाइड और इसको घुलाएंगे तो ये फर्स्ट आ जाएगा, ये फेल। लेकिन जब इन दोनों कंपटीशन होगा घुलने के लिए तो ये फर्स्ट आ जाएगा, ये ज़्यादा घुलनशील है और ये फेल हो जाएगा। ऐसा क्यों, देखिए घुलनशीलता के लिए आपको देखना है हाइड्रोजन बंध, और हाइड्रोजन बंध कौन बनाता है, H के साथ O ही बना सकता है। इसके पास कोई ऐसा बॉन्ड नहीं है, ना O है ना H, मतलब ऐसा बॉन्ड है ही नहीं, इसमें बस सहसंयोजक बंध है कार्बन H के पास, तो ये घुलनशील नहीं हो सकता, कभी भी नहीं। कितना ही पानी में घोले, माथा खोले, नहीं घुलनशील हो सकता है। OH के बीच में ऑलरेडी प्रेजेंट है OH यानी कि O से H बोलिए चाहे H से O बोलिए, जो हाइड्रोजन बंध होने के कारण। इसमें कौन सा बंध बताइए, H बंध है, यानी कि हाइड्रोजन बंध है। इसमें H बंध नहीं है, H बंध इसमें है जी नहीं, और इसमें भी नहीं है H बंध इसमें नहीं है, लेकिन जल में बन जाता है। कहाँ पे, जल में बन जाता है H, पहले से नहीं है लेकिन जल में बन जाता है। जल में कैसे, जो आप O देख रही हो ना, ये वाला O, और जल में पहले से H+ है, ये वाला O और इस वाले H के साथ गठबंधन हो जाता है, यानी हाइड्रोजन बन जाता है, तो घुल जाता है। तो यही कारण है कि ये दोनों में तुलना करेंगे तो इसमें भी CH बॉन्ड, इसमें भी CH बॉन्ड, दोनों जल में घुलनशील नहीं है, लेकिन बहुत देर के बाद इसका जो O है जल वाले H+ से मिल के हाइड्रोजन बंध बनाएगा और घुल जाएगा, तो ये फर्स्ट आ जाता है। लेकिन जब इन दोनों के बीच की तुलना की बात करें, इसमें पहले से ये OH होने के कारण ये तो घुलाने की जरूरत ही नहीं है, भाई डालो घुल गया, और इसके लिए पूरा चम्मच लेके हिलोते रहिए तब जाके घुलेगा। तो इसलिए इन दोनों में ज़्यादा घुलनशील है, ये सबसे ज़्यादा घुलनशील है, ये कम, और ये दोनों में ये घुलनशील है और ये कम। तो प्रश्न आ सकता है आपका, कैसे देखिए, कारण बताए प्रश्न, या तो सीधे यही प्रश्न हो सकता है, या तो इसको आपका अपने कुछ सूत्र रहेगा। जैसे ये देखिए, इथेन, इथेन की अपेक्षा इथेनॉल, इथेनॉल्डिहाइड है ना, देखिए ऐसे हो सकता है, इथेन की अपेक्षा इथेनॉल ज़्यादा घुलनशील है। क्या है आपका, ज़्यादा घुलनशील है, जबकि इथेनॉल से कम है। इथेनॉल से क्या है आपका, कम है। तो यही आपको उत्तर देना है कि देखो भाई, इथेन में
CH बॉन्ड होता है और इथेनॉल में क्या होता है, C ऐसा होता है। तो इथेनॉल CH बॉन्ड जल में घुलनशील नहीं हो सकता, जबकि इथेनॉल में क्या होता है, OH समूह H+, ये वाला आंसर देना है कि इथेनॉल जल में H+ आयन के साथ मिलकर H बनाती है, जिसलिए जल में क्या हो जाएगी, घुल जाएगी। लेकिन इथेनॉल में पहले से ही हाइड्रोजन बॉन्ड होने के कारण ये सबसे अधिक घुलनशील है। इसी चीज को आपको ऐसे दे देगा, ठीक ना। और यहाँ पे क्या करा भाई कि एल्काइल का समूह यानी R का साइज बढ़ने से विलेयता कम होती है। तो बिल्कुल सही बात, इसको भी दिखाते हैं। जैसे मान लीजिए आपके साथ प्रश्न आगे ये देखिए, CH3CHO है, फिर आपका C2H5CHO है, फिर C3H7CHO है, फिर आपका C4H9CHO है। मतलब कि आपका बड़ा देखिए ऐसे बहुत सारे एल्डिहाइड है। और आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए इनमें से सबसे अधिक यानी सबसे जल्दी कौन घुल जाएगा। आपके पास प्रश्न दिया हुआ है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछेगा निम्न में से सबसे अधिक घुलनशील कौन है। तो देखिए बाबू, जो छोटा होगा वो जल्दी घुलेगा, जैसे जैसे इसका साइज बड़ा होगा विलेयता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। आपने पहले से जानकारी रखा हुआ है। तो आप देख रहे हो यहाँ पे कार्बन 2 है, 2 यहाँ और 1 यहाँ, 3 है। तो R का साइज बड़ा होते जा रहा है, बड़ा होते जाएगा तो विलेयता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो आप बोलोगे भाई छोटा कार्बन यानी 1 और 2 ही, ये नहीं छोटा समूह वाला कार्बन है, ये सबसे अधिक घुलनशील होगा। सबसे भारी ये है, ये सबसे मतलब उसकी तुलना में जो बड़ा लगेगा वो देर से घुलेगा और जो छोटा लगेगा कार्बन वाला वो ज़्यादा घुलनशील हो जाएगा। ऐसे आपको हैंडल करना है। नीट वाले प्रश्न में क्या होते हैं, इसी का क्रम से बढ़ाना होता है। क्रम का मतलब देखिए, इससे ये ज़्यादा घुलनशील, इससे ये इस सबसे ज़्यादा कौन हो जाएगा, हाई घुलनशील हो जाएगा। इन दोनों में देखिए 2 कार्बन, यहाँ पे 3 कार्बन, यानी ये छोटा है, चलो ये 8 समूह छोटा है, यानी कि इन दोनों में से पहले हाई घुलेगा, छोटा वाला जल्दी घुलेगा। और जैसे जैसे R का साइज बड़ा होगा घुलनशीलता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इस प्रश्न को भी ध्यान में दीजिएगा, कब और कहाँ यूज करना है ना, किस लेवल पे। और यही क्यों आपके हर अल्कोहल हो, चाहे आपके कीटोन पढ़ाएंगे अभी, या आपके जो भी ईथर हो, किसी का भी साइज बड़ा होने से विलेयता कम हो जाती है और उसका क्वथनांक का मान भी बढ़ जाता है। भाई बड़ा साइज है तो क्वथनांक उबालने में टाइम तो लगेगा ही। तो अगर प्रश्न ये भी हो सकता है कि R का साइज बड़ा होने से क्वथनांक ज्यादा होता है ना, बढ़ जाता है। तो आपने समझ लिया, कारण संबंधी प्रश्न भी आपने समझ लिया। अब आते हैं इसकी अभिक्रियाओं पे, ठीक है। इसकी अभिक्रियाओं के बारे में आते हैं कि कैसे इसकी अभिक्रिया के बारे में हम लोग देखते हैं। इसकी अभिक्रियाएं आपको पता ही होगा कितनी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम, बोर्ड एग्जाम में तो कहना ही नहीं है भाई, पूरा जिदिया जाते हैं लोग, यही देना ही है। पता नहीं क्या पीछे पड़े रहते हैं रासायनिक अभिक्रिया पे। हर किसी की रासायनिक अभिक्रिया आपकी इंपॉर्टेंट होती है, कौन कैसा अभिक्रिया कर सकता है। आप देख सकते हैं हमसे एक बोर्ड साफ नहीं हो रहा है, बहुत वीकनेस हो गई है, मेरा थोड़ा सा फीवर है अंदर से और वीकनेस तो है ही। कोई नहीं, आराम आराम से ही आपको पढ़ाते चलेंगे। चलिए, रासायनिक अभिक्रिया में हम बात करेंगे पहला एल्डोल संघनन कैसे अभिक्रिया होती है, ठीक है। एल्डोल संघनन, एल्डोल, डोल, एल्डोल, ये एल्डिहाइड की अभिक्रिया है। और आपकी जो पहली अभिक्रिया है ना, वो एल्डिहाइड से करता है। क्या करता है, एल्डिहाइड से। इसको बोलते हैं एल्डोल संघनन। क्या बोलते हैं, एल्डोल संघनन बोलते हैं, एल्डोल संघनन। इसमें क्या होता है, आपका एल्डिहाइड स्वयोग अभिक्रिया करता है। ये एल्डिहाइड की अभिक्रिया है और एल्डिहाइड क्या करता है, स्वयोगी अभिक्रिया। स्वयोग का मतलब होता है खुद का योग करता है, यानी खुद को जोड़ लेता है, स्वयोग करता है ना। एल्डिहाइड स्वयोग अभिक्रिया करता है, अभिक्रिया करके हाइड्रोक्सी मतलब OH वाला हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बनाता है। क्या बनाता है, हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बनाता है। बहुत इजी है, आप इसको भी समझेंगे तो आपको जो लाइन लिखा है ना आप खुद बना सकते हो। एल्डोल संघनन कैसे अभिक्रिया, स्वयोग अभिक्रिया। मतलब जो आपने एक एल्डिहाइड लिया CH3CHO, तो आपको एक और लेना पड़ेगा CH3CHO, इसको बोलते हैं स्वयोग अभिक्रिया। स्वयोग, ये आपका इथेनॉल यानी कि पूरा मिला के आपका हो गया ब्यूटेनॉल, क्योंकि 2 कार्बन यहाँ 2 कार्बन से इथेनॉल टोटल देखा जाए तो कितने कार्बन है, 4, नहीं ब्यूटेनॉल हो जाएगा। आपका ये है इथेनॉल, ये भी क्या है आपका इथेनॉल, और ये दोनों का होगा स्वयोग अभिक्रिया। मतलब एक ही में मिला देंगे, क्या बना हो जाएगा, स्वयोग अभिक्रिया।
और ये अभिक्रिया किसकी उपस्थिति में होती है? NaOH के तनु ये सांद्र तनु NaOH की उपस्थिति में होती है, क्षार की उपस्थिति में। ये इथेनॉल स्वयोग अभिक्रिया जब करेंगे तो आपको पता है जब दोनों को एक में जोड़ देना है तो आप देखिए दोनों मिला कितने कार्बन है, बस आपको यही करना है। दोनों मिला कितने कार्बन है बताइए। तो दोनों को एक में मिलाइएगा तो देखिए 1 2 3 4 टोटल 4 कार्बन है। तो आप यहाँ से 1 2 3 4 एक में मिला दीजिए क्योंकि सहयोग अभिक्रिया हो रहा है। और क्योंकि एल्डिहाइड का सदस्य है आपको एक एल्डिहाइड तो रखना बनता है क्योंकि उसने हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बनाता है, एल्डिहाइड ही बनाएगा, कोई नया प्रजाति नहीं बना रहा है। इतना कर लेंगे। चलिए अगला पॉइंट क्या करना है आपको? हाइड्रोक्सी का मतलब इनमें से जो बच गया कार्बन कहीं भी OH जोड़ दीजिए। क्या जोड़ना है आपको? OH। देखिए OH जोड़ दिए, बस हो गया काम। और आप सबके कार्बन से 4 बैलेंस कर दीजिए। देखिए इसके एक कार्बन ने बॉन्ड बना लिया और 3 यहाँ बना दीजिए, 4 बॉन्ड हो गया कि नहीं? 3 H के साथ एक इस कार्बन से 4 बॉन्ड, 1 2 3 बॉन्ड बन चुके, यहाँ पे H रहेगा, 1 2 यहाँ पे 2 रहेगा। इसको हम लोग बोलेंगे 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 वो है एल्डिहाइड है तो ब्यूटेनॉल। कैसा सूत्र है ये? ब्यूटेनॉल है। क्या है आपका? ब्यूटेनॉल है। लेकिन कैसा? 1 2 3 पे क्या है? OH। इसको बोलेंगे 3 हाइड्रोक्सी। क्या बोलेंगे? 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल। तो स्वयोग अभिक्रिया का मतलब होता है सबको एक में जोड़ दीजिए, आपका बस OH लगा दीजिए। हालांकि कीटोन ऐसा अभिक्रिया करता है, कीटोन में और एल्डिहाइड में बहुत समानता देखने को मिलती है। उसकी भौतिक गुण में समानता है, उसकी संरचना में समानता है थोड़ी सी, और आपके इसकी रिएक्शन में भी एल्डोल संघनन मैच करता है। जो जैसी अभिक्रिया एल्डोल संघनन कर रहा है एल्डिहाइड, आप चाहो 2 कीटोन लेकर करोगे तो उसमें भी ऐसा ही आएगा। हम कीटोन वाले में बात करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका, ठीक है ना। आपने देखा 2 इथेनॉल स्वयोग अभिक्रिया क्या बन गया? 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल। सब कार्बन को एक में ऐड कर दिए और उसमें OH कहीं लगा दीजिए, बस इस बात का ध्यान देना होता है, ठीक है। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि आप प्रोपनल का एल्डोल संघनन कराइए, किससे कराना है? प्रोपनल का। तो आपको पता है प्रोपनल के लिए आपको 3 कार्बन की जरूरत पड़ेगी। ये आपका हो गया प्रोपनल। स्वयोग अभिक्रिया करना पड़ेगा भाई, एल्डोल संघनन में स्वयोग ही होती है। प्रश्न कर रहा है कि प्रोपनल का एल्डोल संघनन कराइए, क्या बनेगा? क्या होता है जब, प्रश्न भी हो सकता है कि क्या होता है जब प्रोपनल का एल्डोल संघनन किया जाता है या स्वयोग अभिक्रिया। तो क्या होता है जब हम प्रश्न कर रहे हैं, ठीक है, क्या होता है जब प्रोपनल का सहयोग अभिक्रिया कराया जाता है, ठीक है ना। ये आपने प्रोपनल ले लिया, ये प्रोपनल स्वयोग अभिक्रिया जब दोनों करेगा, क्या करेगा? स्वयोग अभिक्रिया कराया जाता है। या एल्डोल संघनन, यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम? एल्डोल संघनन कर रहे हैं, एल्डोल संघनन। उसके लिए आपको कुछ नहीं करना, ले लीजिए 2 प्रोपनल और सबको एक ही में ऐड कर दीजिए। सहयोग का मतलब एक ही में ऐड कर दीजिए। देखिए 1 2 3 1 2 3 6 मारे यहाँ पे पूरा कार्बन, 1 2 3 4 5 6 एल्डिहाइड जोड़ दीजिए CHO। एक जगह OH कहीं लगा दीजिए, यहाँ पे OH लगा दीजिए, बस बाकी सबको बैलेंस कर दीजिए। CH3 CH2 H2 H2 CH CH2 ऐसे हो जाएगा आपका। अब बोल दीजिएगा कि भाई यहाँ पे कहीं भी 1 2 3 4 है ना, 4 हाइड्रोक्सी 3 6 हेक्सेनल बन रहा है, 3 हाइड्रोक्सी क्या बन रहा है? हेक्सेनल बन रहा है। तो ये आपका हो गया एल्डोल संघनन अभिक्रिया। बहुत ईजी था ना, बस इसमें ध्यान देना है कि सबको एक मिला के OH लगा देना है, ठीक है ना। बस यही आपका हो गया एल्डोल संघनन। केनिजारो अभिक्रिया भी बस वैसे ही है, कोई दिक्कत नहीं है। केनिजारो भी आपको अच्छे समझ में आ जाएगा, दूसरा अभिक्रिया। और जब केनिजारो समझ में आ जाएगा तो आपको ये भी समझ में आ जाएगा। कौन वाला? हाँ, क्रॉस केनिजारो भी आ जाएगा, ठीक ना, क्रॉस केनिजारो। सब चीज समझते हुए चलेंगे हम लोग अच्छे से, कोई मिस नहीं होनी चाहिए, ठीक है, बहुत अच्छे से, ठीक, कुछ मिस नहीं होना चाहिए। तो आपका जो केनिजारो होता है देख लीजिए, केनिजारो अभिक्रिया, इसमें आपका एल्डिहाइड ही होता है। जैसे मान लीजिए आपका CHO, ठीक है, एक और ले लीजिए CHO, ये दोनों एल्डिहाइड है, मेथिनल, और ये भी आपका है मेथिनल। इनमें स्वयोग अभिक्रिया नहीं होता है, बल्कि एक का होता है ऑक्सीकरण, एक का होता है अवकरण। तो केनिजारो कैसे अभिक्रिया है? इसमें 2 एल्डिहाइड होते हैं, 2 एल्डिहाइडों के बीच, एल्डिहाइडो के बीच रेडॉक्स अभिक्रिया है। रेडॉक्स का मतलब इसका ऑक्सीकरण होता है, एक का अवकरण, रेडॉक्स अभिक्रिया है।
कैसे अभिक्रिया है आपका ये रेडॉक्स अभिक्रिया है, जिसमें एक एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण द्वारा फॉर्मेट आयन बनता है। क्या बन जाएगा उसका? फॉर्मेट आयन बनता है। और दूसरे का अवकरण होता है। दूसरे का क्या होता है? आपका अवकरण होता है। दूसरे का अवकरण होता है। तो आपने दो एल्डिहाइड ले लिया, इसको थोड़ा सा नीचे ले लेते हैं ना, इसको नीचे ये आपका हो गया HCHO प्लस में HCHO। ये आपका है मेथनल। ये आपका क्या है बताइए? मेथनल है। और ये आपका भी क्या है? आपका मेथनल है। देखिए आपको क्या करना है? रेडॉक्स करना है। रेडॉक्स वो भी आपका NaOH की उपस्थिति में होता है। आपका किसके साथ होता है? NaOH की उपस्थिति में होता है। यहाँ से देखिएगा, इसका वाले का करना है आपको। क्या करना है? ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण क्या होता है बताइए? ऑक्सीकरण क्या होता है बताइए? ऑक्सीकरण का मतलब होता है जो ऑक्सीजन को जोड़े और H को बाहर निकाले। हम कहीं आपको साइड में लिख देते हैं कि ऑक्सीकरण क्या होता है। देखिए ऑक्सीकरण का मतलब होता है O का जुड़ना। O का क्या होता है? जुड़ना। H का निकलना। ठीक। और अवकरण का मतलब क्या होता है? O का निकलना। O का निकलना और H का जुड़ना, इसको बोलते हैं अवकरण। तो इसका करना है हमें ऑक्सीकरण। कैसे करेंगे देखिए आप, यानी कि O का जुड़ना, इसको क्या करेंगे? ये वाला O को इसमें फिट कर देंगे। O को जुड़ दिए, इसको बोलेंगे जुड़ना। O का क्या करना? जुड़ना। और H का निकलना, जो इसका H है ना, उसको निकाल देंगे। क्या कर देंगे? निकाल देंगे। निकालना। H को क्या कर दिए? निकाल दिए। H को क्या कर दिए? H को रिलीज निकाल दिए। तो आप क्या करो? O को जोड़ रहे हो, H को निकालो, क्या बचेगा? देखिए H निकाल दो। H तो रहेगा नहीं, पहले से वो O था और एक ने O को और जोड़ दिया। कुछ ऐसा बनेगा कि नहीं बनेगा? देखो, क्योंकि ऑक्सीकरण का मतलब क्या होता है? इसमें एक का ऑक्सीकरण कराना है और एक का अवकरण करना है। ऑक्सीकरण तब होता है जब इसमें से आपका H होगा बाहर, O होगा अंदर। H का जुड़ना, O का जुड़ना, H का निकलना क्या होता है? ऑक्सीकरण। तो आपने इस वाले का O को जुड़ दिया और H को निकाल दिया, मतलब आपको बन गया CHCWH, यानी HC। ये वाला H तो गायब हो गया, इसी जगह क्या आ गया? इसका O आ गया, दुठो आ गया। ऐसा, इसी को बोलते हैं हम लोग फॉर्मेट आयन। क्या बोलते हैं इसको? फॉर्मेट आयन। और यहाँ पे क्या हुआ? इसका ऑक्सीकरण हुआ। ठीक ना? दूसरा देखिए क्या बन जाएगा? O का निकलना, आपने O का निकाला था ही था, O का निकलना, H का जुड़ना। तो आपने O निकाल दिया और ये वाला H को जुड़ दिया। तो आपका क्या बन जाएगा? देखिए आपका बन जाएगा CH2 ना। देखिए आपका बन जाएगा CH और ये वाला H H2, ये वाला H H3, CH3। और यहाँ का देखिए आपका O पहुँच जाएगा तो क्या बन जाएगा? OH। तो अवकरण से क्या बन गया? आपका एल्कोहल बन गया, वो भी मेथनॉल। क्या बन गया? आपका मेथनॉल बन गया। एक का होता है ऑक्सीकरण, एक का होता है अवकरण। ऑक्सीकरण का मतलब होता है O का जुड़ना, H का निकलना। तो हमने ऐसा क्या किया? O को जोड़ दिए, H को निकाल दिया, तो बन गया आपका फॉर्मेट आयन। लेकिन इसमें क्या हो रहा है? आपका O जब निकल गया, O का निकलना और H जुड़ना, उल्टा प्रक्रिया। यानी कि एक यहाँ पे हो रहा ऑक्सीकरण, क्या हो रहा है यहाँ पे? ऑक्सीकरण। और यहाँ पे क्या हो रहा है? आपका अवकरण हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये O निकाल रहा है और H को ऐड कर रहा है। देखिए O निकाल रहा है, H को ऐड कर रहा है। तो इसके दौरान क्या बन गया? CH2। लेकिन आपका एगो एक्स्ट्रा H भी तो आया है ना यहाँ से जुड़ने के लिए। जो निकल गया कहाँ आ गया? H आके यहाँ पे जुड़ गया। O निकल गया, H आके यहाँ पे जुड़ गया। तो ये आपका हो गया CH2 और ये वाला HCH3 और यहाँ से OH मिल गया, तो क्या बन गया? मेथनॉल बन गया। तो ये आपका हो गया कैनिजारो अभिक्रिया, एल्डोल संघनन हो गया, कैनिजारो अभिक्रिया। एक रह गया आपका क्रॉस कैनिजारो अभिक्रिया। वो क्या होता है समझिएगा। क्रॉस कैनिजारो का मतलब होता है, देखिए ये बताता है क्रॉस में क्या देखना होता है। यही है, जब सेम टू सेम है। क्रॉस कैनिजारो का मतलब क्या है? क्रॉस कैनिजारो का मतलब होता है जब आपका दो अलग अलग समूहों के बीच अभिक्रिया कराएंगे तब। मतलब कि देखिए एक आपका ये वाला है, एक आपका क्या है? ये वाला है। ये वाला आपका क्या है? बेंजील्डिहाइड है, रिंग वाला। इसको बोलेंगे बेंजील पे एल्डिहाइड, क्या बोलेंगे उसको? बेंजील्डिहाइड। क्या बोलेंगे? बेंजील्डिहाइड। और आपका एक रहेगा ये वाला है। ठीक है, अब कराइए आप NaOH की उपस्थिति में।
तो वही बात है, एक का होगा ऑक्सीकरण, एक का होगा अवकरण। इसका अगर ऑक्सीकरण कराएंगे तो क्या होगा, देखिए इसमें से अगर ऑक्सीकरण कराना है आपको तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें से H को निकालना पड़ेगा बाहर और O को करना पड़ेगा ऐड। तो ऐसा करने से क्या होगा, देखिए आपका हो जाएगा HCOO, HC और H को निकाल दिया आपने, O को जोड़ लिया तो COO, यानी कि फॉर्मेट आयन। क्या बन गया बताइए, फॉर्मेट आयन बन गया, ठीक है। और एक कर दीजिए अवकरण। अवकरण का मतलब है जो आपने H को निकाला है वो यहाँ पे जुड़ जाएगा, CH2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, CH2, ठीक है। तो आप क्या करो, इसको ऐसे कर लो, देखो रिंग बना लेंगे। जगह आ रहा है, देख लीजिए पहले उसको फी आ रहा है, उसको आ रहा ऐड हो रहा पा रहा है नहीं, जी नहीं हो पाएगा। तो हम बनाते हैं इसको कि, और आपका दूसरा क्या बना, देखिए यहाँ बनाते हैं, और दूसरा क्या बन गया, देखिए ऊपर बनाते हैं। तो एक आपका ये बन गया ऑक्सीकरण करके। इसके साथ क्या हुआ, जो आपने H भेजा था ना वो H यहाँ जुड़ गया, O तो निकल गया, O का निकलना और H का जुड़ना, O निकल के यहाँ आ गया, तो यहाँ आना, ये O जुड़ रहा है तो ऑक्सीकरण हुआ, और ये O निकाल रहा है तो ये अवकरण हुआ। जो निकाल रहा है वो अवकरण, जो ले रहा है वो ऑक्सीकरण। H देखिए H हाई निकाल रहा है, उल्टा कर रहा है ना, O ले रहा है, H निकाल रहा है, तो H निकाल रहा है तो भी अवकरण, ये H ले रहा है तो सॉरी अवकरण हुआ। ये देखिए H ने ले लिया तो क्या बन गया, CH2, तो भाई चला गया यहाँ, बदले में CH और ये भी H मिलके क्या बन गया, CH2। और पता ही होगा यहाँ पर OH जोड़ना होता है तो CH2OH। तो ये आपका एल्कोहल वाला मतलब बन जाएगा इसका, ठीक ना। तो ये आपका बेंजील्डिहाइड एल्कोहल बन जाएगा ना, मतलब बेंजील एल्कोहल बन जाएगा, बेंजील एल्कोहल हो जाएगा, ठीक। तो ये आपका हो गया क्रॉस केनिजारो क्रिया। केनिजारो में एक का होता है ऑक्सीकरण, एक का होता है अवकरण। लेकिन अगर आपका सेम सेम रहने वाले हैं, ये भी आपका खुली श्रृंखला वाले, भी खुली श्रृंखला वाले, तो खाली सिर्फ केनिजारो। और अगर आपका एक रिंग वाले में और एक आपका खुली श्रृंखला में रहेंगे, एक रिंग वाले में है एक खुली श्रृंखला में, तो उसको बोलेंगे क्रॉस केनिजारो क्रिया। दोनों ही एग्जाम की दृष्टि से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ना। इसकी रासायनिक अभिक्रिया इसमें प्रश्न में आती है। तो ये हमारा एल्डिहाइड का हुआ टॉपिक खत्म, जिसमें हम लोग सीख गए एल्डिहाइड के बारे में सब चीज़। तो अभी आप देख सकते हैं कि मेरी थोड़ा तबीयत ठीक नहीं होने के कारण आप लोगों को फुल एनर्जी नहीं दे पाए, तो फिर भी उम्मीद करते आपको अच्छे समझ में आया होगा, ठीक है। आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं आप कौन सा टॉपिक समझ में नहीं आया, या और भी कुछ जो आपको आया होगा समझ में अच्छा, तो अच्छा लाइक कीजिए और क्या बोलिए कि हाँ बहुत अच्छा लगा, ऐसा लगा, कमेंट दिया कीजिए। इससे क्या होता है, हमें थोड़ा सा उत्साह बढ़ता है, आपके कमेंट से हमें क्या होता है, उत्साह बढ़ता है और हमें और अच्छा करने की कोशिश करते हैं। तो पॉजिटिव कमेंट भी जरूरी होता है ना, फीडबैक भी दिया कीजिए और लाइक किया कीजिए। आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, दोस्तों को शेयर किया कीजिए, और आप नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ठीक ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जब हम लोग कीटोन के बारे में यही सब प्रक्रिया करेंगे, उसके बारे में सब चीज़ करेंगे, कितने रिएक्शन कीटोन करता है, नामकरण गुण क्या होते हैं, कैसे कैसे प्रश्न कीटोन से आ सकते हैं, सब चीज़। और उसके बाद हम लोग एक आंवले के बारे में, अरे 2-3 अभी तो 2 लेक्चर तो लग रहा है कि बस होगा आप आगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखिए, खूब पढ़ाई कीजिए, सेल्फ स्टडी कीजिए। हम और आप साथ में हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपके साथ में है, तो मंजिल दूर नहीं है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टेक केयर, बाय।